हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, सत्र 2023-24 के पाठ्यक्रम के अनुसार। बच्चों, ये भाग 2 है। पिछले भाग 1 में हमने समझा था कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं और इस अध्याय की उदाहरण संख्या 1 से 4 तक बच्चों हमने हल कर ली थी। उम्मीद करता हूं चारों उदाहरणों के हल आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस भाग 2 में बच्चों हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 1 से 7 तक। यानी कि बच्चों पूरी प्रश्नावली 1.1 को हम इस भाग के अंतर्गत हल करने वाले हैं। आपको क्या करना है, हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठना है बच्चों। हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में बिना देखे एक बार फिर से आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, हर एक प्रश्न को हल करके देखना है। यदि कहीं आपको कोई दिक्कत आती है बच्चों, तो आप एक बार वीडियो फिर से देखिए, अपनी दिक्कत को क्या कर लीजिए, समाप्त कर लीजिए, प्रश्न के हल को एक और बार समझ लीजिए। आइए बच्चों हल करते हैं प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 1 को। देखिए, प्रश्न संख्या 1 में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और आपको संख्याएं दी गई है 140, 156, 3825, 5005 और 7429। इन सभी संख्याओं को क्या करना है बच्चों, आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं एक एक करके। हम लिखेंगे हल प्रश्न संख्या 1 का भाग 1। सबसे पहले हमें 140 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम 140 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो लिखेंगे बच्चों 140 का अभाज्य गुणनखंडन, 140 का अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, जिस भी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन हमें करना होता है उसमें अभाज्य संख्याओं का हम भाग लगाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाएंगे, अगर सबसे छोटी संख्या का नहीं जाएगा तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या का भाग लगाएंगे, उसका भी नहीं जाएगा तो और उससे भी बड़ी वाली अभाज्य संख्या का भाग लगा के हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 140 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। तो 140 में 2 का भाग चला जाएगा, भागफल आएगा 70। वापस से 70 में आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगा के देखिए, 2 का भाग लगाइए, भागफल आ जाएगा 35। अब 35 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाइए, तो 2 का भाग 35 में जाएगा नहीं, क्या 3 का भाग चला जाएगा। 3 की भाज्यता कैसे चेक करते हैं बच्चों, अंकों का योगफल याद करके देख लेते हैं। 35 के अंक कौन कौन से हैं, 3 और 5, जोड़िए कितना जाएगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे 8। क्या 8 3 की पारणे में आता है, नहीं आता, तो 35 में 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर 3 से बड़ी अभाज्य संख्या का भाग लगाएंगे। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 5। 5 का भाग कौन सी संख्याओं में जाता है बच्चों, विभाजन के नियम याद कीजिए। 5 का भाग केवल उन्हीं संख्याओं में जाता है जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो। तो 35 का इकाई अंक 5 है, तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा। तो 2 से कौन बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 5, जिसका भाग किसमें चला जाएगा, 35 में, भागफल आ जाएगा कितना, 7। और 7 क्योंकि एक अभाज्य संख्या है तो 7 में केवल 7 का ही भाग जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा, 1। अतः हम लिख देंगे बच्चों 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 140 बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। किसी भी प्रकार से लिखिए बच्चों। ये जो आप लिख रहे हैं ना 140 को, इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, यही तो हमसे पूछा गया था।
यही तो हमसे कहा गया था कि जो संख्याएं दी गई है उसको अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो हमने 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। फिर हम लिखेंगे बच्चों 156 को। देखिए अब हम लिखेंगे 156 को, तो प्रश्न संख्या 1 का भाग 2, हमें 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। इसलिए हम 156 का क्या करेंगे, 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन। देखिए 156 लिख लेंगे और इसमें अब अभाज्य संख्याओं का भाग लगाते जाएंगे। 2 का भाग लगाओगे तो आपको भागफल मिलेगा 78। फिर से 2 का भाग लगाओगे तो भागफल आपको मिलेगा 39। 39 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का लगा के देखेंगे, तो 3 का जब आप भाग लगाओगे तो आपको मिलेगा 13। 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 में 13 का ही भाग जाएगा। अतः आप लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। या बच्चों आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 156 बराबर 2 तो कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। दोनों ही आपके उत्तर क्या हैं, सही माने जाएंगे। ये भी 156 को हमने क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। फिर देखिए बच्चों भाग 3 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 का जो भाग 3 है उसमें जो आपको संख्या दी गई है वो कौन सी है, वो संख्या आपको दी गई है 3825। तो हम लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन। और 3825 का अभाज्य गुणनखंडन कर दीजिए बच्चों। 3825, तो 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। क्या 3 का भाग जाएगा? अंकों का योगफल करके देख लीजिए। 8 और 2 10 और 3 13 और 5 18। इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 18। क्या 18 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। इसलिए इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। 1275 आएगा। 1275 के अंकों का योगफल कीजिए। अंकों का योगफल आएगा 15। देखो 1 + 2 + 7 + 5 कितना हो जाएगा, 15। 15 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 425 आएगा। 425 के अंकों का योगफल कितना होता है, 4 + 2 + 5 कितना होगा, 11। 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए अब 425 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या का भाग लगाएंगे 5 का। 5 का भाग चला जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है। 5 का भाग लगाओगे 5 8 40 और 5 25, 85 बार जाएगा, भागफल 85 आएगा। वापस से 5 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 17। 17 क्योंकि अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 में केवल 17 का भाग ही जाएगा। अतः बच्चों हम लिख देंगे 3825 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3825 बराबर 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है बच्चों 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त। फिर देखिए अगला, अब हमें व्यक्त करना है
5005 को, तो देखिए प्रश्न संख्या 1 का भाग 4, 5005 को व्यक्त करना है तो हम लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंडन। इसका अभाज्य गुणनखंडन हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, नहीं जाएगा, कैसे पता चलेगा? क्योंकि बच्चों ये एक विषम संख्या है, इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाता, 2 का भाग केवल सम संख्याओं में ही जाता है। 3 का भाग लगा के देखेंगे, नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योगफल है 10। तो फिर किसका भाग लगाएंगे बच्चों? 5 का भाग लगाएंगे। तो देखिए 5 का भाग लगाओगे तो आ जाएगा 1001। अब 5 का भी भाग नहीं जाएगा तो अगली अभाज्य संख्या 7 का भाग लगाएंगे। तो 7 का भाग लगाइए, 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 30 बनेगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा, 21 बनेगा। 7 तिया 21। फिर अब 7 का भाग नहीं जाएगा तो 7 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन? 11। 11 का भाग लगाइए बच्चों, 11 का भाग चला जाएगा 143 में। 11 एकम 11 और 11 तिया 33, 13 भाग फैलाएगा। 13 क्योंकि अभाज्य संख्या है इसलिए इसमें सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा। अतः बच्चों 5005 को आप लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये हो गया 5005 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया है, 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर देखिए बच्चों भाग 5 को हल करते हैं हम। प्रश्न संख्या 1 के भाग 5 को हल करते हैं। किसको हमें व्यक्त करना है? संख्या कौन सी है? संख्या है 7429। याद रखिएगा बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन। तो देखिए 7429। इस प्रश्न की खासियत यह है बच्चों कि अगर आपको याद नहीं है ना तो फिर इस प्रश्न में आपको काफी समय देना पड़ेगा। सबसे पहले आप 3 का भाग लगा के देखेंगे, नहीं जाएगा। 5 का भाग लगा के देखेंगे, नहीं जाएगा। 7 का भाग लगा के देखेंगे, नहीं जाएगा। 11 का लगाएंगे, नहीं जाएगा। इसके बाद में 13 का लगाएंगे, 13 का भाग भी नहीं जाएगा। जब आप इसमें 17 का भाग लगाएंगे ना बच्चों तब इसमें 17 का भाग चला जाएगा। देखिए 17 का भाग लगाइए, 17 चौक 68, 6 बचेगा, 62 बनेगा। 17 तिया कितना होता है? 51। 62 में से 51 घटाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा? 11। 119 बनेगा। तो 17 सत्ते 119, 437 आएगा। फिर 17 का भाग 437 में नहीं जाएगा। 17 से अगली अभाज्य संख्या किसका भाग जाएगा? 19 का। देखिए 19 का भाग लगाएंगे तो 19 दूनी 38, 5 बचेगा, 57 बनेगा। 19 तिया 57, 23 क्योंकि अभाज्य संख्या है तो 1। क्योंकि मुझे पता था बच्चों कि 17, 19 और 23 का भाग जाएगा इसलिए मैंने काफ़ी जल्दी से सवाल को हल कर लिया। अन्यथा आप 11 का, 13 का, 17 का इसका भाग लगा के देखेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि इस संख्या 7429 का अभाज्य गुणनखंडन होगा 17, 19, 23। 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। ये लो जी बच्चों हमने कर दिया है प्रश्न संख्या 1 को हल। एक बार फिर से देख लीजिए।
ठीक है, सबसे पहले हमने 140 को क्या किया, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया, अभाज्य गुणनखंडन कर लिया और फिर व्यक्त कर दिया गुणनफल के रूप में। फिर भाग 2 देखिए, हमने 156 को क्या किया, इस प्रकार से व्यक्त कर दिया। भाग 3 में हमने 3825 को क्या किया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। उसके बाद में भाग 4 और भाग 5, ये भाग 4 और ये भाग 5। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 को आपको हल करना है। परीक्षा में अगर आगे प्रश्न आ जाए बच्चों तो आपकी लॉटरी लग जाने वाली है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 2-3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडन ही तो करना है। बढ़ जाइए आगे, देखिए प्रश्न संख्या 2। इसमें आपसे क्या कहा गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, गुणनफल लिखा हुआ है, गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। और जो संख्याएं दे रखी हैं वो कौन कौन सी दे रखी हैं, जो पूर्णांकों का युग्म दे रखा है बच्चों वो है 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54। आइए एक एक करके बच्चों हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 का भाग 1, जो संख्याएं आपको दे रखी है, जो पूर्णांकों का युग्म आपको दे रखा है बच्चों वो है 26 और 91। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंडन। 26 का और 91 का अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिए। तो देखिए 26, 2 का भाग लगाएंगे 13 आएगा, 13 अभाज्य संख्या है तो एक बार 13 में 13 का ही भाग जाएगा। इसी तरीके से यहाँ मैं 91 का अभाज्य गुणनखंडन कर लेता हूँ। 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, किसका भाग जाएगा, 7 का। 13 का बार भाग चला जाएगा, 13 अभाज्य संख्या है तो 13 में सिर्फ 13 का भाग ही जाएगा। अतः 26 बराबर तो आप लिखेंगे बच्चों 2 की घात 1 गुणा 13 की घात 1 तथा 91 बराबर आप लिखेंगे 7 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। ठीक है, हमें निकालना है HCF और LCM, तो हम लिखेंगे अब HCF निकाल लेते हैं पहले 26, 91 का। HCF क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ कौन है, उभयनिष्ठ वो होता है जो दोनों में होता है, दोनों के पास। तो 13 की घात इसके पास भी है, 13 की घात 1 इसके पास भी है और 13 की घात 1 इसके पास भी है। तो क्योंकि 13 की घात 1 दोनों के पास है इसलिए 13 की घात 1 उभयनिष्ठ है। तो 13 की घात 1 सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, इसीलिए 13 ही क्या हो जाएगा बच्चों, 13 की घात 1 यानी 13 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। तथा LCM 26, 91, उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में मिलती है उन सबको लिख देते हैं और सबकी बड़ी बड़ी घातें लगाते हैं। तो देखिए हमें 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 13, इनकी अधिकतम घातें कितनी हैं, 1 है। 2 की घात 1, 7 की घात 1 और 13 की घात 1, 2 सत्ते हो जाएगा 14। 14 को गुणा कीजिए बच्चों 13 से, तो ये आ जाएगा देखो 13 चौक 52 हासिल 5, 13 कम 13 और 5 18, 182। तो HCF आएगा 182, HCF नहीं बच्चों LCM आएगा 182 और HCF आएगा 13। मैं से पे तो 13 आएगा और ले से पे कितना आएगा, 182। अभी प्रश्न हल नहीं हुआ है बच्चों, पूरा भाग 1 भी पूरा हल नहीं हुआ है, क्योंकि हमें क्या करना है, जांच भी करनी है इस संबंध की कि दो संख्याओं का गुणनफल जिसका हमने HCF और LCM निकाला है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है।
तो जांच कैसे करेंगे देखिए, अब हम बच्चों जांच करते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे देखिए हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। लिखेंगे बच्चों यहां दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल वो तो है 26 गुणा 91। 26 को किससे गुणा कर लीजिए, 91 से गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 छिका 54 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23। तो ये आ जाएगा बच्चों 6 6 3 2 2366। कितना आ जाएगा 2366। दोनों संख्याओं का गुणनफल तो 2366 आ गया, तथा HCF गुणा LCM कीजिए बच्चों। HCF है 13, गुणा करना है LCM यानी 182 से। तो देखिए 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 × 104, 104 और 2 106 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। तो ये भी आ जाएगा 2366। दोनों ही क्या आएंगे, बराबर आएंगे, इसलिए हम लिखेंगे अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा बच्चों उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो ऐसे संबंध की सत्यता की जांच की थी हमने, तो ये संबंध कैसा पाया गया, सत्य पाया गया। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे दिया गया संबंध क्या है, सत्य है, इसलिए संबंध सत्य है। और ये संबंध बच्चों हमेशा ही सत्य होता है। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए ये संबंध हमेशा ही क्या होता है, सत्य होता है। दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। हमने जब उदाहरण संख्या 2 हल की थी बच्चों, तब भी हमने इस संबंध को क्या किया था, चेक किया था, तब भी ये सत्य था और हमेशा ये सत्य होता है। आइए बच्चों बढ़ जाते हैं आगे। देखिए भाग 2 में, प्रश्न संख्या 2 के भाग 2 में हमें HCF और LCM ज्ञात करना है 510 और 92 का। तो हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 2 का भाग 2। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 510 और 92 का, 92 के अभाज्य गुणनखंडन। क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडन हम लिखेंगे। तो 510 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 255 आ जाएगा। 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का लगाएंगे, 3 का भाग चला जाएगा, क्या अंकों का योगफल कितना है 12, इसलिए 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग लगाएंगे, 3 8 24 और 3 पंजे 15। फिर देखिए 5 का भाग जाएगा 17 बार और फिर केवल 17 का भाग जाएगा, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से देखिए 92 का करेंगे, तो 92 में 2 का भाग लगाओगे, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 छिके 12, 2 चौक 8 और 2 छिके कितना बच्चों 12, 46 बार भाग जाएगा। फिर 46 में 2 का भाग लगाओगे तो 23 बार भाग जाएगा और 23 में तो सिर्फ 23 का भाग ही जाएगा, क्योंकि 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अतः बच्चों आप लिखेंगे कि 510 तो बराबर हो गया 2 की घात 1
गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 17 की घात 1 तथा 92 बराबर हो गया 2 की घात 2 और 23 की घात 1। इसलिए बच्चों HCF 510 कोमा 92 हमारे पास आ जाएगा। देखो उभयनिष्ठ है 2 और HCF में हम कम वाली घात लगाते हैं तो 2 की घात 1 यानी कि 2 HCF आ जाएगा तथा LCM 510 कोमा 92 ये हमारे पास कैसे आएगा बच्चों, सारी अभाज्य संख्याएं जो आपको अभाज्य गुणनखंडन में दिख रही है उन सारी अभाज्य संख्याओं को लिख लेंगे। तो मुझे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 17 दिख रहा है और 23 दिख रहा है। 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 की अधिकतम घात है 2, 3 की अधिकतम घात 1, 5 की भी 1, 17 की भी 1 और 23 की भी 1। देखिए 2 को की घात 2 का हम लोग हो गया 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे 60, 60 को 17 से गुणा करेंगे तो देखिए 60 गुणा 17 गुणा 23 आपको मिलेगा 17 5 85, 85 17 छिकी 102, 17 छिकी 102 तो ये 1020 आ जाएगा। गुणा हमें करना है 23 से तो ये बच्चों आ जाएगा 0, 23 दूनी 46 हासिल 4 और 23, 23,420 आ जाएगा ये LC। एक बार जब आपने HCF और LCM निकाल लिया है बच्चों तब आप क्या कर लें, वो जो संबंध हमें जिसकी सत्यता की जांच करनी है उसकी जांच कर लीजिए। देखिए अब आप कर लीजिए दिए गए संबंध की सत्यता की जांच। तो हम लिखेंगे अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो दोनों संख्याएं दे रखी हैं उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कौन कौन सी हैं? 510 और 92। तो 510 को बच्चों गुणा कीजिए 92 से तो ये आ जाएगा 0 2 और ये आ जाएगा 0 9 एकम 9 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4 4 46,920। तो संख्याओं का गुणनफल तो आ जाएगा 46,920 तथा HCF गुणा LCM निकालिए। LCM HCF है 2, LCM है 23,460, 23,460 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46,920। देख लीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल क्या है? बराबर। अतः हम लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा LCM। ठीक है, अतः दिया गया संबंध सत्य है, ऐसा भी आप लिख दें बच्चों। फिर देखिए अगला 336 और 54, प्रश्न संख्या 2 का भाग 3, 336 और 54। तो हम लिखेंगे 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंडन। 336 का अभाज्य गुणनखंडन कर कीजिए। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 8 16। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 8 16, 2 चौक 8।
फिर से 2 का भाग लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो 21 आएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का लगाएंगे, 7 आ जाएगा। 7 अभाज्य संख्या है तो 7 में केवल 7 का भाग ही जाएगा। 336 का अभाज्य गुणनखंडन कर लिया। इधर आप कर लीजिए 54 का अभाज्य गुणनखंडन, 2 का भाग लगाया 27 आ गया। फिर से 2 का भाग नहीं जाएगा बच्चों, किसका लगाएंगे 3 का, 9 आ जाएगा। फिर से 3 का भाग लगाया 3 आ जाएगा। फिर से 3 का भाग लगाया 1 आ जाएगा। अतः 336 को तो आप लिखेंगे 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1, तथा 54 को आप लिखेंगे बच्चों 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3। अब आप एचसीएफ और एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, इसलिए HCF 336 कोमा 54 हो जाएगा। जो उभयनिष्ठ है वो 2 भी उभयनिष्ठ है और 3 भी उभयनिष्ठ है। देखो दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में 2 भी है और 3 भी है। HCF में हम कम वाली घात लगाते हैं तो 2 की घात 4 है यहाँ पर 2 की घात 1 है तो HCF में 2 की घात 1 आएगा। इधर 3 की घात 1 है, इधर 3 की घात 3 है तो 3 की घात 1 आएगा HCF में, क्योंकि HCF में हम कम वाली घात लेंगे। कम वाली घात ही क्या हो सकती है, उभयनिष्ठ हो सकती है। दोनों के पास क्या 3 की घात 3 है क्या, लेकिन जिसके पास 3 की घात 3 है उसके पास 3 की घात 1 तो है ही है। जिसके पास 3 रुपए है उसके पास 1 रुपया तो है ही है बच्चों। ये तो सीधी सी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। HCF हो गया, तथा LCM 336 और 54। एलसीएम में सारी अभाज्य संख्याएं आएंगी तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 7 भी आएगा। घात कौन सी वाली लगाते हैं बच्चों, बड़ी वाली। तो 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 7 की घात 1। 2 की घात 4 हो गया 16, 3 की घात 3 हो गया बच्चों 27 और ये हो जाएगा 7। देखिए 27 को 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 हो जाएगा 18। ये 189 आ जाएगा। इसको हमें किससे गुणा करना है, 16 से। तो 189 को बच्चों गुणा कीजिए 16 से। 6 नाम 54 हासिल 5, 6 8 48, 6 का पढ़ा 8 बार बोलेंगे 48 और 5 53 हासिल 5, 6 कम 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। 1 से गुणा करेंगे तो 9 8 1 आएगा। जोड़ लीजिए 4 12 की 2 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1, तो 3024। एलसीएम आ जाएगा 3024। अब हम संबंध की सत्यता की जांच भी कर लेंगे। तो देखिए, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336 और 54। तो 336 को बच्चों गुणा कर लीजिए 54 से। 4 छक्का 24 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 की 4 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13। 5 से गुणा कीजिए, 5 छक्के 30 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। जोड़ लीजिए 4 4 8 और 3 11 हासिल 1, 1 और 1 2 और 6 8 1। ये आ जाएगा बच्चों 18,144। ठीक है, तथा HCF गुणा LCM कीजिए। HCF है 6, LCM है 3024। गुणा कर लीजिए 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 तिया 18। इसका गुणनफल भी कितना आ जाएगा 18,144। संख्याओं का गुणनफल भी कितना आया था 18,144। अतः हम लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का
गुणनफल होता है बच्चों HCF गुणा LCM के। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप हल कर लीजिएगा प्रश्न संख्या 2 के सभी भाग। एक बार फिर से देखते चलिए, ये हमने हल किया प्रश्न संख्या 2 का भाग 3, उसके पहले हमने हल कर लिया था प्रश्न संख्या 2 का भाग 2, और उसके पहले प्रश्न संख्या 2 का भाग 1। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 2 को बच्चों आप हल कर लेंगे। बढ़िए, आगे देखिए प्रश्न संख्या 3 आपसे कहा गया है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ही ज्ञात करने हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि से, लेकिन अलग क्या है बच्चों इस प्रश्न में। प्रश्न संख्या 2 में आपको 2 पूर्णांक दे रखे थे, प्रश्न संख्या 3 में आपको 3 पूर्णांक दे रखे हैं। आइए हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 का भाग 1, तो सबसे पहले 12, 15 और 21 के क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। तो 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंडन। देखिए बच्चों, 12 को तो आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। 15 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, और 21 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अतः HCF 12, 15, 21 उभयनिष्ठ कौन है बच्चों, सबके पास 3 की घात 1 तो है ही है। तो 2 उभयनिष्ठ नहीं है, 3 उभयनिष्ठ है, 5 उभयनिष्ठ नहीं है, 7 उभयनिष्ठ नहीं है, तो 3 की घात 1 यानी कि 3 क्या हो जाएगा HCF, तथा LCM 12, 15 और 21, इसमें बच्चों सब आएंगे, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। और घात कौन सी आएगी, अधिकतम घात आएगी। तो यहाँ पर 2 की अधिकतम घात हमें 2 दिख रही है, 3 की अधिकतम घात 1, 5 की अधिकतम घात 1, 7 की अधिकतम घात 1। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 को जब आप 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 420। तो LCM आ गया 420 और HCF कितना आ गया 3। ठीक है ना आसान। फिर देखिए बच्चों भाग 2, 3 का भाग 2, हमें HCF और LCM निकालने हैं 17, 23 और 29 का, और सबको दिख रहा है ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 17, 23 और 29 अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं, अभाज्य संख्याएं है। अतः जो बच्चों अगर आपको अभाज्य संख्याओं का HCF देखना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभाज्य संख्याओं के तो गुणनखंड होते ही नहीं हैं। अभाज्य संख्याओं के तो सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो संख्या खुद और एक एक। तो इन तीनों का जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो तीनों के पास कौन है, एक। देखो 17 के 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 17 खुद। 23 के 2 ही गुणनखंड है, 1 और 23 खुद। ऐसे ही 29 भी अभाज्य संख्या है, तो इसका भी 1 और 29 ये, इसके भी यही 2 गुणनखंड होते हैं, इसके ये 2 गुणनखंड है, इसके ये 2 गुणनखंड है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 1। तो अभाज्य संख्याएं अगर आपको दे रखी हैं तो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तथा बच्चों LCM क्या होता है, फिर LCM बच्चों आप इनको क्या कर लीजिए, 17, 23 और 29 इनको गुणा कर लीजिए, 17 गुणा 23 गुणा क्या कर लीजिए 29।
तो 17 को 23 से गुणा करेंगे, 17 तिया 51, हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39 गुणा 29, 391 को 29 से गुणा कर लीजिए, 9 एकम 9, 9 नाम 81, हासिल 8, 9 तिया 27 और 8 हो गया 35, 2 एकम 2, 2 नाम 18, हासिल 1 और यह आ जाएगा 7, 9 3 8 और 5 13 की 3, हासिल 1, यह आ जाएगा 11,339, 11,339। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या, एलसीएम। एचसीएफ निकाल लिया हमने, एलसीएम निकाल लिया। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 का भाग 3, भाग 3 में जो आपको संख्याएं दी गई हैं वो है 8, 9 और 25। तो हम लिखेंगे 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन। 8 का जो अभाज्य गुणनखंडन आएगा वो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 3। 9 का अभाज्य गुणनखंडन भी बच्चों क्या आएगा, 3 गुणा 3, यानी कि 3 की घात 2। और 25 का अभाज्य गुणनखंडन आएगा 5 गुणा 5, यानी कि 5 की घात 2। अतः HCF 8, 9 और 25, देखो कोई भी उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा, तो HCF कितना हो गया, 1, क्योंकि 1 तो सभी संख्याओं का क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो जब आपको कोई भी अभाज्य संख्या उभयनिष्ठ नहीं दिखे तो आप HCF क्या लिख दें, 1 लिख दें। तथा LCM, जिन संख्याओं का HCF बच्चों 1 होता है उनका LCM कैसे निकालते हैं, संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं। 25 को 8 से गुणा करेंगे 200, 200 को 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1800। तो ये आ जाएगा LCM, ये आ गया है बच्चों आपके पास HCF। इस तरीके से नोट कर लीजिए प्रश्न संख्या 3 के हल को, ये भाग 1, फिर 2 और भाग 3, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये जो सारा कार्य है बच्चों ये आपका रफ कार्य है, या तो ये आपको माइंड में करना है या रफ पेज पे करना है। फिर देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 4, आपको HCF दे रखा है 306 और 657 का। HCF कितना है, 9, और आपसे पूछा है 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। HCF दे रखा है दो संख्याओं का और LCM ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, याद कीजिए वो संबंध जो अभी अपन ने प्रश्न संख्या 2 में जिसकी सत्यता की जांच की थी, उदाहरण संख्या 2 में हमने जिसकी सत्यता की जांच की थी, उसी को यूज करेंगे बच्चों। वो संबंध हमेशा सत्य होता है। हम लिखेंगे हल, और हल में हम लिखेंगे क्योंकि दो पूर्णांकों, कैसे पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांकों A तथा B के लिए हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि उनका HCF A, B गुणा LCM A, B बराबर होता है A गुणा B के। इसलिए HCF 306, 657 गुणा LCM 306, 657 बराबर होगा 306 गुणा 657 के। यहाँ से HCF ये कितना दे रखा है बच्चों, ये 9 दे रखा है, तो 9 गुणा LCM 306, 657
बराबर हो जाएगा 306 गुणा 657। ये गुणा वाली जो संख्या है उसको पक्षांतरित करोगे तो इधर बच जाएगा एलसीएम 306 657, ये बराबर आ जाएगा 306 गुणा 657 बटे में 9। 9 का भाग लगा दीजिए बच्चों, 657 है तो 9 सत्ते 63, 2 बच गया, 9 तिया 27, 73 आएगा। 306 गुणा कर लीजिए 73 से, 306 को आप 73 से गुणा कर लीजिए, 3 छिके 18, 3 तिया 9, 7 छिके 42, 7 तिया 21, तो ये आ जाएगा बच्चों 8 3 9 और 4 13 की 3 हासिल 1, 22 338 कितना आ जाएगा 22,338। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड एलसीएम। ठीक है, ये जो कार्य है बच्चों, फिर से कहूँगा, ये आपको रफ पेज पे करना है। ठीक है, इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 4 का हल कर सकते हैं। फिर देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 5, ऐसा हमने उदाहरण संख्या 1 किया था। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए कैसे किया था उदाहरण संख्या 1 को, वैसे ही इसको करेंगे। लिखेंगे हल, हम लिखेंगे क्योंकि 6 की घात n बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 की घात n, यानी कि ये हो जाएगा 2 की घात n गुणा 3 की घात n, जहां n बराबर क्या है बच्चों, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या बोले तो ये कोई गिनती वाली संख्या है, यानी कि n की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी कि जैसे बच्चों ये या तो अगर आप n की जगह 1 लिखोगे तो 2 गुणा 3 मिलेगा, या बच्चों ये आपको मिलेगा n की जगह 2 लिखोगे तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 मिलेगा, या 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, या ऐसे चलता रहेगा। कभी भी इसमें 2 गुणा 5 नहीं आएगा, क्योंकि 6 की घात n में 2 गुणा 5 नहीं है, या मैं यूं कहूं 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में क्या लिखना चाहिए बच्चों, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में 2 गुणा 5 नहीं है, ये उपस्थित नहीं है। अतः n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। उदाहरण संख्या 1 में हमने बच्चों 4 की घात n के लिए किया था, ये 6 की घात n के लिए है। तो कोई भी संख्या 0 पे कब समाप्त होती है, अगर आपको ये पता है तो फिर आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। कोई भी कोई भी संख्या है बच्चों, माफ कीजिएगा, कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 गुणा 5 हमें अवश्य देखने को मिलता है। क्योंकि 6 की घात n में 2 गुणा 5 नहीं देखने को मिला, इसलिए ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। फिर देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, क्या कहा गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए हल में हम सबसे पहले लिखेंगे कि भाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या
वह संख्या जिसके 2 से अधिक क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि जो 2 से ज्यादा संख्याओं के पहाड़े में आए, 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ जो पहली संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसमें देखिए 13 उभयनिष्ठ ले लीजिए और ये आ जाएगा 7 गुणा 11 प्लस 1, तो आप इसको लिख सकते हैं 13 गुणा 78। 78 के भी अभाज्य गुणनखंडन के कर दीजिए बच्चों, 13 गुणा 13 गुणा 3 गुणा 2, तो ये वाला 13 78 को आप लिख सकते हैं 13 3 39 दूनी 78। इसलिए देखो इसके कितने 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक क्या है, भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके क्या है 2 से अधिक गुणनखंड है। कौन कौन से हैं इसके गुणनखंड, 1 भी इसका गुणनखंड है, 2 भी इसका गुणनखंड है, 3 भी इसका गुणनखंड है, इसके अलावा 6 भी इसका एक गुणनखंड है, 13 दूनी 26, 13 भी इसका गुणनखंड है, 26 भी इसका गुणनखंड है, 13 3 39 भी इसका गुणनखंड है। इसके 2 से बहुत ज्यादा क्या है गुणनखंड है बच्चों, और ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। इसी तरीके से देखिए अगली संख्या क्या है बच्चों, 7 गुणा 6, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, तो इसमें से और इसमें से 5 तो उभयनिष्ठ आ गया, अंदर कौन बच गया, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, गुणा कर लीजिए, 5 गुणा 7 छिका 42 और ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, तो 42 गुणा 24, 4 दूनी 8, हासिल कुछ भी नहीं, हासिल कुछ भी नहीं, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 10 की 0, हासिल 1 10, यह आ जाएगा 5 गुणा 1008, जिसको आगे आप लिख सकते हैं 5 गुणा 2 गुणा 504, ठीक है ना, जिसको और आगे आप लिख सकते हैं 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 2, ठीक है ना, 252, और आगे आप इसको लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे स्पष्ट है कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। क्यों है भाई भाज्य संख्या, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, ये 2 से ज्यादा संख्याओं के पहाड़े में आएगी। पहले भाज्य संख्या की परिभाषा लिख दीजिए और फिर इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं इन संख्याओं के भाज्य होने की। अब देखिए बच्चों आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 7, आराम से कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बोर होने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल है, एनर्जी बनाए रखिए बच्चों। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके
एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सवाल को समझिए बच्चों। देखिए, इस प्रकार से एक क्या है, कोई वृत्ताकार पथ है। इस वृत्ताकार पथ पर एक ही स्थान, मान लीजिए स्थान, ये एक स्थान है ए। इस एक ही स्थान ए से एक ही दिशा में, इस दिशा में ही सोनिया जा रही है और इस दिशा में ही रवि चक्कर लगाता है। तो सोनिया चक्कर लगाती है 18 मिनट में, तो अगर ये यहाँ से स्टार्ट होगी तो सोनिया 18 मिनट बाद में वापस यहाँ आ जाएगी। फिर अगले 18 मिनट यानी 36 मिनट पे भी यहाँ आ जाएगी। फिर अगले 18 मिनट यानी 72वें मिनट पे भी यहाँ रहेगी। फिर इसी तरीके से ये यहाँ कब कब रहेगी, 18 मिनट बाद में, 36 मिनट बाद में, 72 मिनट बाद में, इस तरीके से। और जो रवि है बच्चों 12 मिनट में यहाँ आ जाता है, तो पहले तो ये 12 मिनट में यहाँ आ जाएगा, फिर 24 मिनट पे यहाँ रहेगा, फिर 36वें मिनट पे यहाँ रहेगा, फिर 48वें मिनट पे यहाँ रहेगा, फिर बच्चों ये 60वें मिनट पे यहाँ रहेगा, फिर 72वें मिनट पे भी यहीं रहेगा। तो ये दोनों पहली बार कब मिलेंगे, 36वें मिनट पे मिलेंगे। और ये मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैं 18 और 12 के क्या लिख रहा हूँ, गुणज। और फिर मैंने देखा क्या, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। यानी कि अगर हमें ये पता करना है कि वो दोनों दोबारा कब मिलेंगे, तो वास्तव में हमें 18 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखिए बच्चों, अब समझिए उत्तर को कैसे लिखना है आपको। इस तरीके से सर्कुलर पाथ बना दीजिएगा। यहाँ पर एक बिंदु ए दिखा दीजिए, और ये सोनिया हो गई, ये रवि हो गया, और हल में लिखिए। वो चित्र भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप हल में सीधा भी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय वो होगा 18 मिनट, तथा रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय वो होगा 12 मिनट, वो होगा 12 मिनट। अतः यदि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर एक दिशा में चलना प्रारंभ करें तो प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगने वाला समय वो होगा एलसीएम 18 और 12 मिनट। 18 और 12 का एलसीएम, क्योंकि 18 बराबर होता है 2 गुणा 3 की घात 2, तथा 12 बराबर होता है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। इसलिए बच्चों एलसीएम
18,12 वो हो जाएगा 2 की घात 1। 2 की घात कितनी आएगी बच्चों, एलसीएम में ज्यादा वाली घात लगाते हैं तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, 2 की घात 2 4 और 3 की घात 2 9, यानी कि 36। इसलिए दोनों पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से आप हल कर लेंगे बच्चों पूरी प्रश्नावली 1.1। उम्मीद करता हूं प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 1 से 7 तक के सभी हल आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। 1 घंटा आपने मेरे को पेशेंस के साथ सुना बच्चों, धैर्य बनाए रखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।